मैं डॉक्टर तलहा साद, विभाग अध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में टीबी एवं चेस्ट विभाग में पदस्थ हूँ। ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है कि क्या वजह है जो कि इस ठंड के समय में काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक के मरीज़ और लकवा के मरीज़ जो है काफ़ी बढ़ गए हैं। ये जो है ठंड के समय में ये जो परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसके बारे में दो एक बातें आपको बताना चाहूँगा। आमतौर से जो है हम डॉक्टरी में इस सीज़न को, जो ठंड वाला सीज़न रहा करता है, इसको हेल्दी सीज़न कहा करते हैं। और जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का सीज़न रहा करता है, जो कि बारिश के बाद जो है मलेरिया का जो प्रकोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाया करता है। और जो ये मलेरिया से जो संक्रमित जो कि बीमारियां होती हैं, जैसा कि इस साल भी आपने देखा कि डेंगू से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बीमारी बढ़ी और इसके ग्रसित जो है काफ़ी ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो अस्पतालों में भर्ती हुए। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो सीज़न हुआ करता है, जिसमें कि मच्छर से जो संक्रमित बीमारियां जो होती हैं उनका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाया करता है और उसकी वजह से अस्पताल में जो है काफ़ी ज़्यादा लोग भर्ती हो रहे होते हैं। और इसलिए जो है ये हम लोगों के लिए आमतौर से ज़्यादा कठिन समय रहा करता है। पर हम जो है इस ठंड के जो समय होता है, जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो कि ठंड का जो समय, विंटर वाला जो सीज़न है, इसको हेल्दी सीज़न कहा करते हैं। लेकिन इस हेल्दी सीज़न में कुछ एक बीमारियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सी जा रही होती हैं। उन बीमारियों में हार्ट अटैक, लकवा और सांस से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाया करती हैं। और इसकी वजह क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर से होता ये है कि जो इन्फ्लुएंज़ा, जो आमतौर से जो कि अभी जो मौसम ठंड का जो रहा करता है, उसमें आमतौर से जो आम तौर पे जो सर्दी और जुकाम जो हुआ करता है, जो हम जिसको सर्दी और जुकाम बोल रहे होते हैं, वो इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से होता है। और ये जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस हुआ करता है, ये फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा को थोड़ा कम सा कर दे रहा होता है। ये जब ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़े में थोड़ी सी कम हो जाती है तो इसकी वजह से हार्ट में ऑक्सीजन की भी कमी आती है और उसकी वजह से जो हृदय गति है, जो रक्तचाप है, वो जो है उतार चढ़ाव ले लेता है और उसमें कम ज़्यादा होने की वजह से हार्ट अटैक की समस्या आ जाया करती है। ये हार्ट अटैक वाली जो समस्या है, इसको आप सिर्फ हार्ट अटैक के तौर पे ना देखें, जबकि हम उसको डॉक्टरी स्तर पे एक स्पेक्ट्रम के तौर पे देखते हैं, एक चौड़ाई के स्तर पे देखते हैं कि कुछ एक व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कि तेज छाती में दर्द ही सिर्फ हुआ, जिसको कि एंजाइना बोलते हैं, और कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक ही आ गया। ये इस बात पे निर्भर भी कर रहा होता है कि वो व्यक्ति को पहले से हार्ट की बीमारी थी, पहले से उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी रही थी, या उसको हार्ट की बीमारी की जानकारी ही ना हो सकता है कि उसके रक्त की धमनियों में ब्लॉकेड हो और उसको मालूम ही नहीं हो। जैसे कि कई बार एंजियोग्राफी कराने के बाद आपको डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपका तो ब्लॉकेड 90% है या आपको ब्लॉकेड तो 70 से 80% है। तो ये जो स्थिति होती है कि जब आपके हार्ट में ऑक्सीजन की कमी आ रही होती है और आपको पहले ही से ब्लॉकेड है, जिसकी आपको हो सकता है जानकारी हो सकता है आपको जानकारी ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि ऑक्सीजन से जो की कमी आई आपके हार्ट में और वो पहले ही से आपको ब्लॉकेड है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ट में जो है ऑक्सीजन की कमी पैदा कर दे रही होती है। जो हार्ट ने एक बैलेंस बना करके रखा हुआ था, वो बैलेंस गड़बड़ा सा जा रहा होता है। और ये इन्फ्लुएंजा का जो आपको सर्दी जुकाम थोड़ा मामूली सा हुआ, मगर उसकी वजह से फेफड़े में जो संक्रमण हुआ और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की कमी हुई और जिसके की वजह से हार्ट की जो रफ्तार जो है उसमें उतार चढ़ाव हुआ और उसी की वजह से ये हार्ट अटैक वाली चीज़ हो गई। ऐसी ही वाली स्थिति, जैसा कि हमने बताया आपको कि फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी हुई और उसकी वजह से जो हार्ट अटैक आया, उसी तरह से लकवे की भी स्थिति बनती है। जबकि जिस तरह से हार्ट में ऑक्सीजन की कमी आई, उसी तरह से दिमाग में भी ऑक्सीजन की कमी आती है और खून का बहाव जो है उसमें कम ज़्यादा हो जाया करता है और खून का बहाव कम ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर लकवे वाली स्थिति बन जा रही होती है। इसी तरह से जो सांस के जो कि पहले से मरीज हो रहे होते हैं, सांस की बीमार जो मरीज होते हैं, वो दो प्रकार के, आप इसको मोटे तौर पे समझने की कोशिश करिए। एक है COPD, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। ये जो शब्द मैंने बोला, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हो सकता है कि आप पहले से इसके बारे में कभी सुने ही ना हो। आपको लगता हो कि ये कोई बहुत दूर दराज की बीमारी है, ये बहुत ही अनोखी बीमारी डॉक्टर साहब बता रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।
जो धूम्रपान करने की वजह से फेफड़े की बीमारी होती है उसी को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर दूसरे घर में जो कि बीड़ी लोग पी रहे हैं और जो कि बाहर के पॉल्यूशन, बाहर के जो प्रदूषण इतनी ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से जो फेफड़े को नुकसान हो रहा है, उससे जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसकी वजह से जो बीमारी फेफड़े को हो रही है, उसी को सीओपीडी कह रहे होते हैं। और जो दूसरी बीमारी है वो है ब्रोंकियल अस्थमा। जो अस्थमा के जो मरीज हो रहे होते हैं और जो सीओपीडी के मरीज हो रहे होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की पहले से ही कमी रहा करती है, क्योंकि उनका फेफड़ा सही से काम नहीं कर रहा होता है। इसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। और अब जो फिर से ये जो इन्फ्लुएंजा का जो इन्फेक्शन हुआ, सो इन्फ्लुएंजा जो है फेफड़े में और ऑक्सीजन की कमी पैदा कर रहा होता है। और उनकी मामूली भी जो ऑक्सीजन की कमी इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो जाती है और उनकी स्थिति बेहद गंभीर सी हो जा रही होती है। अगर आप किसी भी अपने आस पड़ोस में या किसी रिश्तेदार को आप जानते होंगे जिनको कि ये सांस की बीमारी रहती है, तो आप उनसे जानेंगे कि उनको हल्की सर्दी हुई और फिर थोड़े ही 2-1 दिन में उनको खांसी हुई और 3-5 दिन के बाद से उनकी सांस उखड़ने सी लग गई। सो ये जो क्रम हो रहा होता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहा होता है, जिसमें कि उनको पहले हल्की सी सर्दी जुकाम हुई और उसके बाद फिर ये स्थिति उत्पन्न हो रही होती है। अब यहां से 2 बातें समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बचा जा सकता है और उसके दवाइयों के बारे में क्या करने की आवश्यकता है, कैसे इसका जो है ट्रीटमेंट हो सकता है। सो बचने से, जो इसके बचाव से संबंधित 2-1 बातें हैं, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपको ध्यान देना होगा कि इतनी ज़्यादा जो भीषण ठंडी पड़ रही है, इसमें सुबह के समय जल्द से जल्द घर से बाहर ना निकलें और शाम सूरज डूबने के साथ ही वापस अपने घरों में ज़रूर से पहुंच जाने की कोशिश करें। ये मेरा निवेदन उन लोगों से है जिनको कि पहले से सांस की बीमारी है और पहले से जिनको कि हार्ट या ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी पहले से अगर है तो। सो कृपया करके आप कोशिश करें कि सुबह अगर आपको घर से बाहर किसी काम से जाना भी हो तो 8 बजे के बाद ही जाएं, जब ठंड थोड़ी सी कम सी हो जा रही होती है, और शाम सूरज डूबने से पहले ही वापस घर लौट जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है कि इस ठंड के समय में ज़रूर से ज़रूर अच्छे ऊनी कपड़े पहने और अंदर इनर ज़रूर से पहनने की कोशिश करें और अपने कान और गले को ज़रूर से ढांपने की कोशिश करें। ज़्यादा फैशन करने की कोशिश ना करें और कान और गला छूटा ना रह जाए। और मेरी तो राय है कि अगर एक बंदर टोपी अगर लगा सकते हो जिससे कि कान और गला और मफलर लपेट करके रख सकते हो, तो ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। ये 2-1 बातें आप अगर ध्यान देंगे और खाने पीने में ख्याल रखेंगे कि बाहर की चीज़ों से बचें और तली हुई चीज़ें, ठंडी खट्टी चीज़ें, इनका इस्तेमाल कम करें और पानी पीने की कोशिश करें, और पानी अगर गुनगुना हो सके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि नियमित तौर से आप अपनी दवाइयों को लेने की कोशिश करें। जो दवाइयाँ आपने पहले से डॉक्टर साहब को दिखा रखी हैं, वो डॉक्टर साहब के द्वारा बताई गई दवाइयों को ज़रूर से लें। एक बात जो कि बेहद ज़रूरी है वो ये कि इस ठंड के समय में अगर किसी को भी छाती का दर्द हो रहा होता है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये जो ठंड के समय में अगर छाती का दर्द हो रहा होता है तो आप इसको गैस बोल करके आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये बेहद गलत बात है और इससे गंभीर चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। सो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको अगर कभी भी छाती का दर्द हो रहा हो और ये ठंड का समय चल रहा हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर साहब को, या जहाँ पर भी आपका डॉक्टर साहब से दवाई चल रही हो, पहले से अगर आपकी कोई दवाई चल रही हो हार्ट या शुगर की, तो उनको डॉक्टर साहब को ज़रूर से संपर्क कर लें और अपनी जांच करा लें। क्योंकि गंभीर स्थिति उत्पन्न होने के बाद जब आप डॉक्टर साहब के पास जा रहे होते हैं तो आप अपना सही से इलाज नहीं करा पाएंगे। सो ये बेहद ज़रूरी होगा कि आपको अगर छाती का दर्द है तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने डॉक्टर साहब से संपर्क कर लें। मैं अधिकांश मरीजों को देखता हूं कि जो उनको पहले अगर मान लेते हैं कि अगर उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उसकी वजह से उनका सिर दर्द रहा करता था या चक्कर आ रहा था, या उनको अगर सांस की परेशानी थी और उनकी सांस फूला करती थी और अब उनकी सांस फूलना कम हो गई है, या अब उनको चक्कर आना कम हो गया है, या उनका माथा दर्द ठीक रहता है, तो वो जल्द से जल्द अपनी बीपी की दवाइयाँ या शुगर की दवाइयाँ या सांस की दवाइयाँ छोड़ देते हैं। ये बेहद गलत बात है। कृपया करके अपनी दवाइयों को नियमित तौर से लेने की कोशिश करें और डॉक्टर साहब के बताए हुए दवाइयाँ और परहेज को बेहद ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करें। पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि गर्मी के मौसम के मुकाबले
ठंड के सीजन में 31% ज़्यादा हार्ट की बीमारियां बढ़ने की गुंजाइश होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ठंड का समय चल रहा है, इसमें गर्मी के मुकाबले 31% ज़्यादा हार्ट की बीमारियां और सांस की बीमारियां बढ़ जाने की गुंजाइश होती है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह, मैंने जैसा आपको बताया, इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हुआ करता है, जो कि संक्रमण के बाद जो है फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी पैदा करता है। और दूसरी चीज कि जब ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाया करती है तो धमनियों का लचीलापन भी काफी कम हो जाया करता है, और उनके लचीलापन कम होने की वजह से भी जो है खून का बहाव जो है वो एक प्रकार सा नहीं रह पाता है, और उसकी वजह से भी जो है जो हार्ट है और ब्रेन है, इन सभी में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाया करती है, और उसकी वजह से भी जो है गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। तो कृपया करके आप अपने ऊनी कपड़े और मोजे जरूर से पहने, अपने कान और गले को ढांपने की कोशिश करें, नियमित तौर पे दवाइयों को जरूर से लेने की कोशिश करें। अगर आप दवाइयां समय पे लेते रहेंगे तो आपके गंभीर स्थिति में जाने की गुंजाइश काफी कम रहेगी। दूसरी चीज ये है कि जो आपके कोरोना वाली जो एक बीमारी जो चल रही है, इस कोरोना से नई वेरिएंट, एक ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट काफ़ी आया हुआ है, और आप अखबार में, टीवी में हर जगह देख रहे होंगे। मैंने कई मरीजों से इसके बारे में बात भी किया, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के बेरुखी है, काफ़ी ज़्यादा लोग नज़रअंदाज करते हैं और उनको लगता है कि ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल जो कि मार्च और अप्रैल महीने में जो गंभीर जो कि कोरोना की वजह से जाने गई हैं, उनका जो कोरोना वायरस था उसका नाम डेल्टा वेरिएंट था। ये डेल्टा वेरिएंट रातों रात इतना गंभीर नहीं हो गया था। ये डेल्टा वेरिएंट अक्टूबर 2020, मतलब एक साल पहले की बात है जब इसको खोजा गया था, और ये पहले से हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में ये व्याप्त था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं अक्टूबर से लेकर के मार्च तक ये अपनी धीमी गति में रहा, लेकिन उसके बाद जो है इसका ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इसका संक्रमण बढ़ गया, और संक्रमण के साथ ये काफ़ी ज़्यादा घातक भी हो गया। और ठीक इसी तरह से ये कोरोना वायरस का जो वेरिएंट ओमिक्रॉन है, आप देख सकते हैं कि ये अक्टूबर नवंबर महीने से ही, ये नवंबर 26 तारीख को ये आ चुका था, और उसके बाद ये धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। सो हमें इससे काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि मास्क ज़रूर से लगाएं, नियमित तौर से हाथ धोने की कोशिश करें, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की कोशिश करें। और आप इस बात का ख्याल रखें कि नियमित तौर पे जो है हाथ धोने की कोशिश करते हैं, और जब भी अगर आपके पास अगर कोई रुमाल ना हो और अगर आपको खांसना या छींकना हो तो हमेशा कोहनी में खांसें या छींकें। इसके साथ ही साथ वैक्सीन ज़रूर से लगवाएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खुद भी और अपने परिवारजन में जिनका भी वैक्सीन छूट गया हो, कृपया करके वैक्सीन ज़रूर से लगवाएं। अभी के स्थिति में इस ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए वैक्सीन बेहतरीन उपाय है। सो कृपया करके वैक्सीन ज़रूर से लगवाएं। धन्यवाद।